हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायो ज्ञान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा पिछला वीडियो पसंद आया होगा और उसी वीडियो को हम आगे बढ़ाते हुए इसका पार्ट सेकंड कंटिन्यू करते हैं। और इस पार्ट सेकंड के अंदर हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ द सेल। यानी स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ द सेल क्या होता है, हमने लास्ट वीडियो में एनिमल सेल को स्टडी किया था। एनिमल सेल के अंदर हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनेल्स पढ़े थे। अब ये ऑर्गेनेल होते क्या है, व्हाट इज ऑर्गेनेल। तो ऑर्गेनेल जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, हमारे जो सेल है, ईच एंड एवरी सेल है, ईच एंड एवरी सेल के अंदर क्या पाया जाता है, एक स्पेशल कंपोनेंट पाए जाते हैं। तो ये स्पेशल कंपोनेंट क्या कहलाते हैं, अपने ऑर्गेनेल कहलाते हैं। वो कहाँ पाए जाते हैं, सेल के अंदर पाए जाते हैं। तो ईच एंड एवरी सेल को अगर हम देखते हैं तो ईच एंड एवरी सेल बनी होती है, किससे मिलकर बनी होती है। मेनली थ्री पार्ट्स होते हैं जो हम ऑब्जर्व करते हैं बाय द माइक्रोस्कोप। यानी हमें नेक्ड आई से तो हम देख नहीं सकते सेल को, तो सेल को देखने के लिए हम किसको यूज में लेते हैं, माइक्रोस्कोप को। तो माइक्रोस्कोप से जब हम किसी सेल का ऑब्जर्वेशन करते हैं तो उस सेल के ऑब्जर्वेशन में हमें थ्री कंपोनेंट्स दिखाई देते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट होता है इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हमने बोला था सेल मेम्ब्रेन भी हम बोल सकते हैं। और सेकेंड कंपोनेंट है इसका न्यूक्लियस। थर्ड कंपोनेंट है इसका साइटोप्लाज्म। तो ये थ्री मेन कंपोनेंट्स जो होते हैं, ये थ्री मेन कंपोनेंट्स ईच एंड एवरी सेल के अंदर पाए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्क्राइब करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हमने पढ़ा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेल का कवरिंग पार्ट होती है। यानी सेल को कवर करने वाली मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन। और अगर जो फ्लूइड भरा हुआ है, फ्लूइड को कवर करती है, तो उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये दोनों नेम इसी के हैं, हम इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। वी ऑल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। तो ये सेल मेम्ब्रेन है क्या, सेल मेम्ब्रेन इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। It is the outermost covering of the cell because it prevents movement of some material. Like जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है, जो एनवायरमेंट से और खुद के अंदर सेल के अंदर, यानी इन दोनों के अंदर, ये तो है एनवायरमेंट यानी आउटर साइड और ये है इसकी इनर साइड। तो आउटर साइड और इनर साइड, इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, जो इंटरेक्शन करवाने वाला होता है, वो एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, या फिर हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। यानी कोई भी हमारी सेल मेम्ब्रेन से अंदर जा सकता है या अंदर से बाहर आ सकता है, तो वो प्रोसेस क्या होते हैं, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन जो वर्ड है, डिफ्यूजन वर्ड हम लेते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब वो गैस कौन सी हो सकती है, ऑक्सीजन हो सकती है और कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है। तो कोई भी सेल है, सेल के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों का जो एक्सचेंज होता है, वो एक्सचेंज किस मेथड से होता है, डिफ्यूजन मेथड से होता है। और ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस एक तरह का डिफ्यूजन ही होता है, बट ऑस्मोसिस के अंदर वाटर जो मॉलिक्यूल हैं उनका रोल होता है। यानी वाटर मॉलिक्यूल किसी सेल से अंदर आ रहे हैं, किसी सेल से बाहर आ रहे हैं, किसी सेल में अंदर जा रहे हैं, तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, ऑस्मोसिस। बट ऑस्मोसिस के अंदर एक सेलेक्टिव मेम्ब्रेन की नीड होती है। यानी सेमी परमेबल सेलेक्टिव मेम्ब्रेन होती है, जो कि चुन चुनकर जो सब्सटेंस होते हैं, जो मटेरियल होते हैं, उनको अंदर आने देती है और बाहर से अंदर से बाहर जाने देती है। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। अब ये प्रोसेस होते कैसे हैं, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस अगर अपना मूवमेंट करता है, यानी मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, यानी कोई भी सब्सटेंस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट कर रहा है, तो वो आपका प्रोसेस क्या कहलाएगा, डिफ्यूजन प्रोसेस कहलाएगा। अब इस डिफ्यूजन प्रोसेस में सपोज किसी सेल को अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका अमाउंट बहुत ज्यादा है,
और आउटसाइड में ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत ज्यादा है। तो इसका जो फ्लो है वो फ्लो कहाँ से कहाँ होगा? मैंने अभी बताया कि कोई भी आपका जो सब्सटेंस है वो सब्सटेंस मूवमेंट करेगा अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो यहाँ पर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा है और एनवायरमेंट में इसकी जो कंसंट्रेशन है बहुत ही कम है। तो इसका हम मूवमेंट कहाँ से कहाँ देखेंगे? इनसाइड टू आउटसाइड, यानी फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सेल से बाहर आएगी एनवायरमेंट के अंदर, और ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का अमाउंट एनवायरमेंट में ज्यादा है और सेल के अंदर क्या है? लेस अमाउंट में। तो जो ऑक्सीजन का फ्लो है वो आउटसाइड टू इनसाइड होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड है उसका फ्लो आउट इनसाइड टू आउटसाइड होता है। तो कोई भी सब्सटेंस है अपनी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन अगर मूव कर रहा है तो वो हमारा क्या कहलाता है? डिफ्यूजन प्रोसेस। अगर ऑस्मोसिस प्रोसेस में क्या डिफरेंस है? दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? एक तरह का हमने पढ़ा था कि जो ऑस्मोसिस होता है वो एक तरह से क्या है? डिफ्यूजन ही होता है, बट इसमें एक माइनर सा डिफरेंट होता है कि जो ऑस्मोसिस होता है, ऑस्मोसिस के अंदर एक सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है। सेलेक्टिव का मतलब जो चुन चुन कर अंदर भेजती है, ठीक है। परमेबल यानी आर पार, यानी उससे मूवमेंट कर सकते हैं, परमेबल जा सकते हैं और आ सकते हैं, लेकिन चुन चुन कर जो सेल को पसंद है वो उसी को अंदर लेगा और जो नहीं है उसको बाहर सेंड कर देगा। तो अगर जिस चीज की नीड है सेल को, उसको तो अंदर आने देगा, और जिसकी नीड उसको नहीं है उसको बाहर भेज दे देता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू नीड हमें, इसी तरह से हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में अगर हमारे वाटर की कमी हो जाती है तो ऑटोमेटिक हमारी बॉडी में जो पानी है, पानी की प्यास लगने लग जाती है। ऐसे भूख भूख का भी, अगर हमारे काफी टाइम से हमने खाना नहीं खाया, काफी लॉन्ग टाइम हो गया, तो हमें ऑटोमेटिक भूख लगने लग जाती है, तो वो डिमांड होती है। इसी तरह से हम लोगों की डिमांड होती है तो सेल की भी डिमांड होती है। अगर सेल के अंदर, अब ये सपोज करें कि सेल के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट बिल्कुल ही लेस हो जाए, ऑक्सीजन इसके अंदर रहे ही नहीं, तो ये सेल डेड हो जाती है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। अब ये डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस जो है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन तो हमने पढ़ लिया कि कोई भी सब्सटेंस होता है वो अपना हाई कंसंट्रेशन से लेकर लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, लेकिन ये करता कैसे है? क्या इसका स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं? क्या इनकी स्पेशल क्वालिटी होती है जिस क्वालिटी की वजह से ये मूवमेंट करता है? तो वो हम पढ़ते हैं। इसमें कोई भी सेल है आपकी, उस सेल को हम टू टाइप के सॉल्यूशन के अंदर रख सकते हैं। एक तो शुगर सॉल्यूशन हो गया और एक हो गया सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। शुगर सॉल्यूशन और सॉल्ट सॉल्यूशन, इसके अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं। हमेशा हम कोई भी सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉल्यूशन, तो वो सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। कौन कौन से दो कंपोनेंट्स हैं वो? एक तो होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। ये अपने केमिस्ट्री के पार्ट में आते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो जो सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट हमेशा लेस अमाउंट में होता है, लेस अमाउंट, जिसको कि हमें डिसॉल्व करना है, ठीक है। और सॉल्वेंट ये मोर अमाउंट में होता है, और सबसे बेस्ट जो सॉल्वेंट माना जाता है वो होता है आपका वाटर। ऑलमोस्ट सभी सॉल्यूशन को बनाने के लिए हम वाटर को काम में लेते हैं। आप कभी अगर लेबोरेटरी के अंदर गए होंगे तो लैब के अंदर आप दो चीजें पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं कॉन्सेंट्रेशन और एक होता है डाइल्यूशन। बोलते हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? बोलते हैं ना हम कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन लेकर आओ या डाइल्यूट सॉल्यूशन लेकर आओ। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन? जो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन होता है उसका मतलब होता है कि कोई भी सब्सटेंस है उसके अंदर
कॉन्सेंट्रेशन उसकी ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन। अब ये वो नहीं है हम बोले कांस्टेंट हो, ये तो कंसंट्रेट नहीं करता अपने आप को, ठीक है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन है। कॉन्सेंट्रेशन यानी उसकी सांद्रता, यानी कितना अमाउंट उस सॉल्यूशन में उसका पाया जा रहा है। तो जैसे हमने 1 गिलास वाटर है अपने पास, ठीक है, अब 1 गिलास वाटर में जितने अमाउंट में वाटर है उतने ही अमाउंट में हमने इसमें क्या डाल दी, शुगर। यानी अगर 10% शुगर है प्लस 10% हमारा वाटर है, शुगर एंड वाटर, दोनों की जो क्वांटिटी है हमने इक्वल लिए। इट मीन्स ये कैसा सॉल्यूशन होगा जिसमें दोनों यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट, शुगर क्या है यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है यहाँ पर वाटर, तो वाटर क्या है इधर सॉल्वेंट। अब इन दोनों का अमाउंट जब इक्वल क्वांटिटी में होता है तब हम इस सॉल्यूशन को बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे इसको हम, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इज इट क्लियर टू ऑल? सॉल्यूशन भी 3 टाइप्स के हम पढ़ते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट टाइप क्या हो गया, हमने अगर शुगर और वाटर यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को इक्वल क्वांटिटी में लिया है और इक्वल क्वांटिटी में हमने मिक्स किया है तो वो हमारा सॉल्यूशन बनेगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। एक होता है अपना किसी सॉल्यूशन को बनाने के लिए अगर हम 2% शुगर लें प्लस 10% हम इसके अंदर वाटर लें, यानी शुगर क्या है हमारा सॉल्यूट और वाटर क्या है हमारा सॉल्वेंट, सॉरी सॉल्वेंट, ठीक है, और सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों मिलके क्या बनाते हैं सॉल्यूशन बनाते हैं। तो इस टाइप का सॉल्यूशन क्या कहलाएगा आपका, जहां पर शुगर जो है वो बहुत ही कम है, लेस है, यानी शुगर क्या है आपका सॉल्यूट, अगर सॉल्यूट लेस है और सॉल्वेंट मोर क्वांटिटी में है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। कैसे सॉल्यूशन बोलेंगे हम इसको, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, शुगर प्लस वाटर, दिस इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन कहलाएगा, दिस इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अभी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्यों कहलाया है, क्योंकि इसमें जो शुगर पार्टिकल्स जो होते हैं वो कैसे हैं, लेस अमाउंट में है। सॉरी आई थिंक मैंने इस आपको जस्ट उल्टा बता दिया है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर शुगर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बनेगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इज इट क्लियर टू ऑल? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन कहलाएगा, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर जो सॉल्वेंट तो है मोर क्वांटिटी के अंदर और सॉल्यूट जो है वो लेस क्वांटिटी के अंदर है, तो वी ऑल्सो कॉल्ड इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसके बाद में थर्ड टाइप का सॉल्यूशन होता है अपना जिसमें सॉल्यूट जो होता है वो मोर क्वांटिटी में होगा। जैसे हम लोग घर पे चाशनी बनाते ना, 1 तार की, 2 तार की, 3 तार की, कितनी गाढ़ी चाशनी आप बनाना चाहते हो, तो उस चाशनी में क्या होता है वाटर तो बहुत कम होता है, चीनी ज्यादा होती है, तो वो कौन सा सोल्यूशन हो गया हमारा हाइपरटोनिक सोल्यूशन। जैसे इसमें हमने सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, सॉल्वेंट तो लिया है हमने वाटर, वाटर का अमाउंट कितना है 2% प्लस सॉल्यूट में शुगर लिया है, शुगर का अमाउंट है हमारा 10%, तो हमारा जो सॉल्वेंट है वो कैसा है लेसर देन
सॉल्यूट। सॉल्वेंट क्या है? लेसर देन सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट से सॉल्वेंट की जो क्वांटिटी है वो क्या है? लेस है। तो इस टाइप के जो सॉल्यूशन है, इस टाइप के सॉल्यूशन को हम नाम देते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, क्योंकि शुगर ज्यादा मीठी होती है तो मीठा कर करके उसने हाइपरटोनिक कर दिया। ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इज इट क्लियर टू ऑल? अब ये तीनों सॉल्यूशन तो हमने पढ़ लिए। ये क्या होता है, इन सॉल्यूशन का रोल क्या होता है? इन सॉल्यूशन का रोल होता है, अगर आपकी कोई सेल जिसको रिक्वायरमेंट है वाटर की, तो वो क्या करेगी? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, लाइक हम इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक एक्सपेरिमेंट भी है आपकी एनसीईआरटी के अंदर। एक एग है, उस एग के एग शेल को अगर अलग कर दिया जाए, जैसे हमने क्या लिया, इस एग को लिया, क्या है ये? एग। इस एग के जो शेल है, शेल यानी ऊपर का जो कवरिंग लेयर है, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हम क्या यूज में लेते हैं? कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के थ्रू हमने इस एग की शेल को रिमूव कर दिया। रिमूवल ऑफ एग सेल, रिमूवल ऑफ एग सेल। अब ये रिमूवल ऑफ एग सेल, कौन सी सेल को हमने रिमूव किया है? इसका जो आउटर मोस्ट कवरिंग पार्ट होता है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जो व्हाइट व्हाइट होता है ना एग के ऊपर, देखा है आपने, जो हार्ड पार्ट होता है एग का, व्हाइट व्हाइट, उसको हमें ब्रेक डाउन करने के लिए, उसको हमें रिमूव करने के लिए कॉन्सेंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को काम में लेना होगा। अब इसको काम में लेकर हमने इसके ऊपर की जो लेयर है उसको तो हमने ब्रेक डाउन कर दिया। अब उस लेयर के अंदर एक और मेम्ब्रेन लाइक लेयर मिलती है, इस तरह से। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। अब इस एग को हम लोग क्या करते हैं? एक तो डालते हैं हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर, और एक टाइम डालेंगे हम इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर। यानी इस एग को वन टाइम तो हमने डाला है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर, और वन टाइम डाला है हमने इसको हाइपरटोनिक। अगर हम इसको हाइपरटोनिक के अंदर डालते हैं तो क्या रिएक्शन होता है इसका? ये हमने ले लिया है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन लिया है हमने? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हमने किसको डाला है? एग को। वी नो वेरी वेल कि जो हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज्यादा होती है। तो ये कैसा है? कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन। अब जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो इसके एग के अंदर क्या है? एग के अंदर तो कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो जो भी इफ अगर इस सॉल्यूशन के अंदर, अगर इस सॉल्यूशन के अंदर वाटर की जो क्वांटिटी है, वाटर की जो क्वांटिटी है वो लेस है, और आपकी जो एग सेल है उस एग सेल के अंदर वाटर की क्वांटिटी मोर देन सॉल्यूशन है। ठीक है, तो क्या होगा? इसका जो मूवमेंट है कहां से कहां होगा? हमने पढ़ा था कि कोई भी सब्सटेंस है उसका जो मूवमेंट है वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से लेकर लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। तो इसमें जो सॉल्यूशन है इसकी कंसंट्रेशन तो क्या है? हाई है। हाई कंसंट्रेशन है तो इसलिए इसमें वाटर की क्वांटिटी कम है। ठीक है, अगर लो कंसंट्रेट होता तो इसकी जो वाटर की क्वांटिटी है ज्यादा होती। तो जो एग है, एग में जितना भी वाटर होता है वो वाटर बाहर आने लग जाता है। बाहर क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर इसको रिक्वायरमेंट है वाटर की, और एग सेल के अंदर क्या है? वाटर ज्यादा है। तो ये तो रिएक्शन हुआ इसका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के साथ। और वो किसकी हेल्प से हुआ है? इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन मिल रही है, इस मेम्ब्रेन की वजह से हुआ है। और ये मेम्ब्रेन कैसी होती है? सेलेक्टिव
सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। कैसी होती है ये? सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है? ये चुन चुनकर, मतलब जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है सेल की, उस रिक्वायरमेंट को ये फुलफिल करेगा। यानी जिसको ये लाइक करता है उसी को ये अंदर जाने देगा, और जिसको डिसलाइक कर रहा है उसको ये बाहर निकाल देगा। तो ये इसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन के अंदर जो सेल है, हमने परमिएबल सेल पढ़ी है, इस परमिएबल सेल का ये स्पेशल कैरेक्टर है। ठीक है, ये तो हुआ हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का रिएक्शन। इसके बाद में हम पढ़ते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर इस सेल मेम्ब्रेन का क्या रिएक्शन होता है? अब हमने लिया है इसके अंदर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या लिया है हमने? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है? इसमें सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। हाइपो के अंदर जो सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट कौन सा है हमारा? यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं किसको? वाटर को। तो ये कैसा है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। हर कोई भी रिएक्शन हमें करवानी होती है तो हम वाटर को यूज में लेते हैं। तो जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, ये बाहर वाला क्या है इसके अंदर? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर हमने किसको डाल दिया है? एग को। ठीक है, किसको डाल दिया है? एग को। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा? जो वाटर की जो क्वांटिटी है वो ऑलरेडी ज्यादा होगी। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या होंगी? ज्यादा होंगी। और इस एग सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं कम होते हैं। तो हमने पढ़ा था कि ऑस्मोसिस या फिर डिफ्यूजन प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि आप कोई भी सब्सटेंस है वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, तो इसमें एग सेल में उल्टा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यानी जो वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल बाहर से अंदर की तरफ जाने लग जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी ज्यादा है और अंदर क्वांटिटी वाटर की क्या है? कम है। तो इस प्रोसेस को हमने नाम दिया है ऑस्मोसिस प्रोसेस। ऑस्मोसिस प्रोसेस। अब इस ऑस्मोसिस प्रोसेस के बहुत सारे एग्जांपल हम लोग पढ़ते हैं। लाइक पोटैटो है, पोटैटो को अगर आप सॉल्ट के वाटर में डालोगे, ठीक है, सॉल्ट की मतलब कॉन्सेंट्रेट वाटर के अंदर रखोगे, तो वो भी रिवर्स रिएक्शन करने लग जाएगा। यानी उसकी बॉडी के अंदर या उसकी सेल के अंदर जितना भी वाटर है वो रिमूव हो जाएगा, और जो सॉल्ट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन उसके अंदर जाने लग जाएगी। तो इस तरह से हम इस ऑस्मोसिस को समझ सकते हैं। ऑस्मोसिस प्रोसेस जो है वो किसके लिए होता है? हमेशा लिक्विड के लिए होगा। ठीक है, लिक्विड यानी वाटर के लिए। अगर वाटर का मूवमेंट हो रहा है तो ऑस्मोसिस प्रोसेस काम में लेते हैं, और अगर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है तो हम कौन सा मेथड काम में लेंगे? कौन सा मेथड काम में लेंगे? डिफ्यूजन मेथड। एक्सचेंज फॉर एक्सचेंज गैसेस we will take the method of we will take use method of डिफ्यूजन। कौन सा मेथड काम में लेंगे हम लोग? डिफ्यूजन मेथड काम में लेते हैं। तो इससे क्या होगा? गैसेस का एक्सचेंज होता है। गैसेस कौन सी? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो प्रोसेस हैं दोनों, वो किससे रिलेटेड है? मेम्ब्रेन से रिलेटेड है सारे। ठीक है, तो क्या पढ़ा हमने आज? हमने ऑस्मोसिस प्रोसेस पढ़ा और हमने डिफ्यूजन प्रोसेस पढ़ा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन प्रोसेस और ऑस्मोसिस प्रोसेस? बिकॉज हम ऑस्मोसिस प्रोसेस के अंदर तो क्या डायरेक्टली एक्सचेंज कर देते हैं गैसेस का। ठीक है, उसमें ऐसा नहीं है कि कोई भी गैस मॉलिक्यूल को उसमें कोई मेम्ब्रेन रोकेगी कि नहीं हम इसको नहीं जाने देंगे, इसकी हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो इसका जो मूवमेंट है वो इजी गोइंग हो जाता है। बट जो आपका ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस के अंदर जो अपनी सेल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, वो सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है।
यानी जिस चीज की या जिस मैटर की उसको रिक्वायरमेंट है उस मैटर को अंदर जाने देगी, और जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है उसको वो अंदर अपनी सेल के नहीं आने देगी। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और किसकी बनी होती है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं कि इसमें ऐसे कौन से कंपोनेंट होते हैं जिसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है। तो वो है एक लिपिड प्लस प्रोटीन। लिपिड प्लस प्रोटीन ये दोनों इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फॉर्म करते हैं, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाते हैं। तो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे का जो पार्ट है वो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।